मित्रों, कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर रेप हत्याकांड में बवाल कटा हुआ है। कोलकाता में लोग आज भी सड़कों पे जम के उतरे थे। पिछले एपिसोड में हमने फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर सुधीर शुक्ला से कई सवालों के जवाब मांगे थे और आपने देखा था कि उन्होंने कई राज उगले थे। इसी कड़ी में आज के एपिसोड में हमने डॉक्टर सुधीर शुक्ला से जानना चाहा है कि मीडिया हाइप जिस तरह से हुआ है डॉक्टर हत्याकांड में, क्या उस तरह के केस में कोई इंसाफ मिलने की संभावना है या सब कुछ पर्दे के पीछे ही रह जाएगा और गुनाहगारों पर से चेहरे से पर्दा कभी नहीं उठेगा। सर, मीडिया हाइप वाले केसेस जैसे कोलकाता कांड है या पहले आरोशी हुआ था या सुशांत सिंह चौहान केस हुआ, जो मीडिया हाइप केस हो जाता है उसमें फॉरेंसिक सबूत का मिलना कितना मुश्किल होता है और उसका मिलना कितना महत्वपूर्ण होता है? देखिए, सबसे पहला स्टेज क्राइम होने के बाद में सीन को सिक्योर करना है। अगर सीन सिक्योर नहीं होगा तो लोग आएंगे जाएंगे, बाहर के लोग आएंगे और सफाई वाले भी आएंगे और बैड इंटेंशन वाले लोग भी आएंगे। और कुछ आप इंडिया में तो देखा होगा आपने, दूर जगह से भी एक्सीडेंट हो जाए तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो लोग भी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जाने लगते हैं। तो जितने ज़्यादा लोग उसमें एंटर होंगे उसमें उतने ज़्यादा बिगड़ेगा और जो एविडेंसेस वहाँ पे अवेलेबल हैं इधर से उधर हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। और मीडिया हाइप में क्या होता है, आप लोगों की मीडिया हाइप, मीडिया भी आजकल बहुत एक्टिव है और वो भी, और सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो वो भी यूट्यूबर से पहुँच जाते हैं बहुत से। तो वो कोशिश करते हैं हम जल्दी से जल्दी इंफॉर्मेशन निकालें और अपना न्यूज़ बनाएं। उस चक्कर में क्या होता है कि वो जो क्राइम सीन सिक्योर नहीं है तो अंदर जाके उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। जब डिस्टर्ब हो जाएगा तो एविडेंस मिलेगा नहीं, एविडेंस नहीं मिलेगा तो फिर पुलिस क्या करेगी आगे? तो बड़ा फिर आप पुलिस को ब्लेम करेंगे कि पुलिस ने कुछ नहीं किया। तो मुझे लगता है कि सबसे पहला काम है हम सीन को सिक्योर करें प्रॉपरली, और जब तक सिक्योर हो जाएगा तभी फिर एविडेंस मिल पाएंगे। और फिर उसके बाद में लेबोरेटरी में अगर वो भेजा जाएगा तो एनालिसिस प्रॉपर हो पाएगी। फोरेंसिक्स में एक बड़ा सीधा सा सिद्धांत है कि जो भी सैंपल मिलते हैं लैब में रेफर होते हैं वो सारे कंटेमिनेटेड होते हैं, क्योंकि ओपन में होता है, लोग आते हैं जाते हैं, हवा चलती है, यहाँ नहीं चलती, तूफान चलता है, सब कुछ होता है, तो वो प्योर सैंपल तो होते नहीं है। और जितना ज़्यादा आप उसमें इंक्लूड करेंगे, लोग आएंगे जाएंगे और डिस्टर्ब करेंगे और ज़्यादा कंटेमिनेशन हो जाएगा। ज़्यादा कंटेमिनेशन हो जाएगा तो विश्लेषण बहुत मुश्किल हो जाएगा और कई बार फिर नेगेटिव रिपोर्ट आती है, तो वो फिर आप लैब को ब्लेम कर सकते हैं, वो गलत है। सर, किसी केस में फॉरेंसिक सबूत का कितना रोल होता है कन्विक्शन के लिए? देखिए, साइंटिफिक एविडेंस में ऐसा नहीं है कि वो प्रोसिक्यूशन का साथ देगी या डिफेंस का साथ देगी। साइंटिफिक एविडेंस तो जो सच है उसको सामने लाएगी, और अगर सच सामने आएगा तो कन्विक्शन होगा ही होगा। ये पूरी तरह से साच है, लेकिन एक कोरोबरेटिव एविडेंस होती है जैसे कि आपको मालूम कोर्ट के हिसाब से, लेकिन इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। और आज जैसे जैसे क्राइम कम्प्लेक्स होता जा रहा है, साइंस बेस्ड टेक्निक्स यूज हो रही है, इसलिए कि ये कम्प्लेक्स क्राइम में ये संभव नहीं है कि आसानी से कोई कल्प्रिट को पकड़ ले, इसलिए फोरेंसिक एनालिसिस बहुत जरूरी है। और जब तक फोरेंसिक नॉलेज नहीं होगी, प्रॉपर साइंटिफिक मेथड यूज नहीं होंगे, आप कन्विक्शन नहीं हो पाएगा। सर, एक आखिरी सवाल, फॉरेंसिक सबूत की श्रेणी में कौन कौन से सबूत आते हैं और इनमें से कौन कौन से सबूत कोर्ट में एडमिसिबल है? देखिए, सबसे पहले इसमें आप ये समझिए कि फोरेंसिक साइंस होती क्या है। बहुत सिंपल तरीका है समझने का। साइंस का वो भी उपयोग, जो कोई भी साइंस है, चाहे वो कंप्यूटर साइंस है, चाहे वो बायोलॉजिकल साइंस है, केमिकल साइंस है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, कोई भी साइंस, अगर उसका लॉ में इस्तेमाल हो, एप्लीकेशन ऑफ साइंस इनटू लॉ, तो अगर लॉ में इस्तेमाल हो तो वो फोरेंसिक साइंस बन जाती है।
तो जो भी एविडेंसेस हैं जो कलेक्ट होते हैं, आमतौर पर हम फोरेंसिक साइंस को 4 भागों में बांटते हैं: केमिकल साइंसेस, फिजिकल साइंसेस, बायोलॉजिकल साइंसेस एंड डॉक्यूमेंट एंड राइटिंग साइंसेस। 4 में बांटते हैं। केमिकल साइंस जो है वो बहुत बड़ा एरिया है और ड्रग्स के सारे केस उसी में आते हैं, एक्सप्लोजिव्स के भी सारे उसमें आते हैं, केमिकल एनालिसिस तो हर जगह होती है, वो सारे उसमें आ जाते हैं। तो आधे केसेस तो यही होते हैं फोरेंसिक साइंस में, केमिकल साइंस के होते हैं। इस तरह बायोलॉजिकल साइंस में भी है, DNA भी है, ब्लड के एग्जामिनेशन, सीरम एग्जामिनेशन है, और बैलिस्टिक्स है, बैलिस्टिक में गन शॉट रेजिड्यूल्स, गन चली है कि नहीं चली है, गोली से मरा है कि नहीं मरा, कौन सा फायरआर्म यूज हुआ है, ये सारे इसमें होते हैं। एक्सप्लोजिव्स में जहाँ बम ब्लास्ट हुआ है कि नहीं, बम रेजिड्यूल्स एनालिसिस हम लोग करते हैं, उसे लिंक करते हैं कि ये बम किस चीज़ का बना हुआ था, जिससे कि फिर वो लिंक करके कौन सा गैंग इसमें इन्वॉल्व है, कौन सा ड्रेस ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट वाले इन्वॉल्व है, उसको देखते हैं। इसी तरह फिजिक्स में वॉइस एग्जामिनेशन वगैरह का है, स्पीकर आइडेंटिफिकेशन का है। इस तरह हैंड राइटिंग डॉक्यूमेंट में फिर आपको मालूम बहुत पुरानी साइंस है, लिखावट किसकी है किसी की नहीं है। तो ये बढ़ता जा रहा है, साइंस में एरिया बढ़ता जा रहा है फोरेंसिक का डे बाई डे, और सारे के सारे अगर एविडेंसेस प्रॉपरली एग्जामिन हो और जितने जल्दी लैब में किए जाए और एग्जामिन हो जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। डिले नहीं होना चाहिए कभी भी इसमें, जितना ज़्यादा डिले होगा सैंपल कलेक्शन में और प्रॉपर पैकेजिंग नहीं होगी, अगर प्रॉपर फोल्डिंग नहीं हो जाएगी तो वो उतना ज़्यादा सैंपल एनालिसिस खराब हो जाएगा। और बेसिकली एक फोरेंसिक साइंटिस्ट का जो काम है वो है एनालिसिस करना, जो भी सैंपल उसके पास मिलते हैं या कोई सीन पे जाके एनालिसिस करना, बाद में फिर रिपोर्ट बनाना उसकी, क्योंकि जो लैब में आप काम करते हैं या जो सीन पे जाके काम करते हैं वो तो आप ही को पता है, जब लेकिन जो रिपोर्ट आप देते हैं वो कोर्ट में जाती है, उसके बेस पे फिर कन्विक्शन होता है। तो रिपोर्ट प्रॉपर बने, रिपोर्ट का भी इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं, ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से रिपोर्ट दूंगा, क्या क्या रिपोर्ट का पार्ट होगा। ISO 17025 उसमें कवर्ड है, ये क्या क्या हमको देना चाहिए रिपोर्ट में इंफॉर्मेशन। और उसके बाद में तीसरा जो स्टेज आता है फोरेंसिक साइंस के लिए कि जो आपने एविडेंस दी है, जो रिपोर्ट दी है, वो आपकी रिपोर्ट सही है क्योंकि क्रॉस हो गई कोर्ट में जाके, तो कोर्ट में जाके रिपोर्ट को डिफेंड करना और सच्चाई को बताना, ये 3 काम बड़े बड़े इंपॉर्टेंट है फोरेंसिक साइंस के लिए। और जब तक ये नहीं होंगे तब तक कोर्ट में कन्विक्शन मुश्किल है। सर मेरा सवाल था कि इनमें से कौन से ऐसे सबूत हैं जो एडमिसेबल नहीं होते, जैसे कि पॉलीग्राफ है या नार्को है? हाँ देखिए, पॉलीग्राफ का ये लाइट डिटेक्शन पॉलीग्राफ है या नार्को एनालिसिस है या ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग है, ये इंटरोगेटिव टेक्निक्स हैं। इनके बेस पे हम आगे एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, लेकिन एज सच इनकी कोर्ट पे एडमिसिबिलिटी नहीं है, ये तो आपको मालूम ही है। लेकिन बाकी जो केमिकल एग्जामिनेशन के केस हैं या जो यहाँ रिपोर्ट एनालिसिस के बाद में कोर्ट लैब में दिया गया है, वो सारे के सारे रिपोर्ट कोर्ट में एडमिसिबल होते हैं। हाँ, जज अगर चाहे या डिफेंस या प्रोसिक्यूशन चाहे कि इनको फर्दर एविडेंस के लिए बुलाया जाए, क्वेरी है कुछ, तो बुला सकते हैं समझ लेके, लेकिन एज पर CRPC वो रिपोर्ट एडमिसिबल होती है सारी।